अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया तो नोटिस करना कि अंजना ओम कश्यप का शो जो कि सैटेलाइट पर आज तक के चैनल पर शाम को 6 बजे आता था ना, वो अब नहीं आता है। लेकिन आप कहेंगे कि हमें यूट्यूब पे दिखाई तो देता है। दोस्तों, सारा खेल यहाँ पर है कि अंजना ओम कश्यप को अब डिमोट कर दिया गया, उनका डिमोशन हो चुका है। जैसे ही सुधीर चौधरी जी का शो ब्लैक एंड व्हाइट शो ऑन एयर होता है, उसी दिन अंजना ओम कश्यप का शो 6 बजे ऑफ एयर कर दिया जाता है और उसको शिफ्ट कर दिया जाता है आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इसको डिमोशन कहा जाता है। तो सियासी गलियारों में, मतलब एक तरह से देखा जाए, अब ये अफवाहों का बाजार फिर से गर्म होगा कि अंजना ओम कश्यप का डिमोशन हो चुका है। तो क्या अब अंजना ओम कश्यप क्या एक नई पारी की शुरुआत करने जा रही हैं या फिर नई पारी की शुरुआत कर रही हैं, इसीलिए उनका डिमोशन कर दिया गया है? इस तरह की बातें उठने लगी हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ अंजना ओम कश्यप जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, क्या बातें चल रही है। देखो, अंजना ओम कश्यप या तो जी न्यूज़ जा सकती हैं या फिर 15 अगस्त को एक नया चैनल स्टार्ट हो रहा है भारत 24, इन 2 चैनल्स में कहीं भी जा सकती हैं। कहा यह जा रहा है कि सुभाष चंद्रा के साथ अंजना ओम कश्यप की जो प्राइवेट मीटिंग है वो पूरी हो चुकी है और बात शायद बन भी चुकी है। हो सकता है कि अंजना ओम कश्यप जी न्यूज़ के साथ जाएं और वहाँ पर जो DNA शो, जो प्रीमियम शो है, उसको होस्ट करती नजर आए और सुधीर चौधरी जी का नया शो ब्लैक एंड व्हाइट को कड़ी टक्कर देती नजर आए। इस बात पर चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो 15 अगस्त को इंडिया 24 नाम का न्यूज़ चैनल, जिसका इनॉग्रेशन 15 अगस्त को होगा, हो सकता है कि वहां पर अंजना ओम कश्यप जाएं, क्योंकि उनको वहां बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसका निर्वाह वो निश्चित तौर पे करना चाहेंगे। अब देखो, अंजना ओम कश्यप किधर साइड जाती हैं, जी न्यूज़ जाती हैं या फिर एक न्यूली लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि अंजना ओम कश्यप की छुट्टी जो है वो आज तक से निश्चित हो चुकी है। ये कुछ बातें हैं, अभी क्या कंफर्मेशन कहीं से कुछ भी नहीं आया है, आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बेसिक सी बात समझिए कि प्रमोशन से डिमोशन हुआ है, सैटेलाइट से आपका शो को हटाकर आज तक के डिजिटल पे रख दिया गया है। ये अपना पे डिमोशन है और इसी ने पूरी व्यक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अंतिम बात करूंगा सुशांत सिन्हा की। इनके इस वीडियो में देखिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रुपया उतना कमज़ोर नहीं हुआ है। एनडीए वर्सेस यूपीए के दौर में रुपया कितनी तेज़ी से गिरा था, कितने फीसद गिरा था, सब कुछ बता दिया। कुल मिला के बात ये है, वे लास्ट में ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि देखिए, जो रुपया जो कमज़ोर होता जा रहा है, बाकी की भी करेंसीज है ना, वो भी तो कमज़ोर होती जा रही हैं। तो सिर्फ भारत सरकार पर आकर के ही आप पटाक्षेप क्यों करते हैं सर? ये बहुत गलत बात है। ये एक तरफा रिपोर्टिंग है। मैं आपसे आंख में आंख डाल के कह रहा हूं कि आप अपने दर्शकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मैं कह सकता हूं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए सर, पहले मैं बेसिक सी समझ बता देता हूं क्योंकि आपकी फैंस बहुत देखेंगे इसको। देखो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं भारत में रहता हूं तो यहाँ रुपया काम करता है, डॉलर काम नहीं करेगा, यूरो काम नहीं करेगा यहाँ पर, है ना? इस बात की समझ आपको है। अगर आप भारत से उठ करके सीधे अगर ब्रिटेन जाते हैं तो वहाँ पर पाउंड चलता है। अगर वहाँ आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको पेमेंट ना, ऐसा नहीं कि पहले आपने नेट पे देख लिया कि हाँ पाउंड 1 पाउंड इज इक्वल टू कितने रुपीज़, अच्छा इतने हैं, चलो लीजिए सर कर दीजिए। आपने रुपीज़ में पेमेंट नहीं कर सकते सर। आप पेमेंट किसी भी हाल में नहीं कर सकते, बात आपको पता होनी चाहिए। आपको उसी देश की करेंसी चाहिए होगी उसी सामान को अपनाने के लिए, उस सामान को लेने के लिए। यानी कि आपको अपनी करेंसी को एक्सचेंज कराना होगा और आपको उस करेंसी को, यानी कि आपको इंडियन रुपी को पाउंड में कन्वर्ट कराना होगा ताकि आप वहाँ की सर्विसेज ले सके, आप वहाँ से कोई अपनी चीज़ ले सके। और जहाँ पर ये करेंसी कन्वर्ट की जाती है उसको कहते हैं मनी मार्केट, फॉरेन रिजर्व बैंक कहते हैं। अब ये फंड किसके पास होता है? सेंट्रल बैंक के पास होता है। सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ कौन सी है? RBI होती है। ऐसी हर देश में होती है। अगर मैं जाऊँगा, मैं कहूँगा मेरे पास डॉलर है, मुझे पाउंड में आप करके दीजिए, तो वो आपको करके देंगे, वहाँ की लोकल करेंसी के हिसाब से करके आपको पैसा देंगे। अगर आप कहेंगे मुझे डॉलर चाहिए तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है तो आपको रुपीज़ के बदले डॉलर दे देगा। इस तरह की स्थितियाँ चलती हैं। अब आइए भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत में $1 कितना रुपया चल रहा है? भारत में $1 की कीमत लगभग कितने हैं? तो आप कहेंगे 80 रुपये चल रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर अमेरिका से या फिर किसी भी देश से कोई सर्विसेज अगर लेनी है या वहाँ से कोई सामान लेना है तो पहले मुझे 75 रुपये देने पड़ते थे, अब मुझे 80 रुपये देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं 5 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, तो मेरी जेब से ज़्यादा पैसा जा रहा है। अब इसका रिवर्स भी कर लेते हैं। अब हो सकता है ना कि वो लोग हमसे भी सर्विसेज लें, हमसे भी सामान लें, तो उस केस में क्या होगा ना कि और हमें मुनाफा भी ज़्यादा होगा, हमें 5 रुपये फालतू मिलेगा पर डॉलर पे। जैसे यूट्यूबर्स होते हैं ना, उनका पेमेंट अगर $100 आता है, पहले उनको 7500 रुपये मिलते थे, अब उनको 8000 मिलेंगे, सीधा 500 रुपये का फायदा है। इस तरह से सर्विसेज आपने दी हैं तो आपको
पेमेंट ज़्यादा मिल रहा है। ये समझ में आपको आ गया। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो दो तरीके होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक होता है फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में एक्सचेंज रेट में होता है कि हम अपनी करेंसी को हमेशा आपकी करेंसी से ऊपर रखेंगे, है ना, अपनी करेंसी को मजबूत रखेंगे। यानी कि दुनिया भर में डिमांड सप्लाई के हिसाब से फ्लेक्सिबल रेट में क्या होता है कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से करेंसी का जो वैल्यू अप डाउन होता रहता है, कभी 70, कभी 75, कभी 80। ये डिमांड एंड सप्लाई पे हो रहा है। यानी कि डिमांड ज़्यादा हो रही है करेंसी की तो भैया सिंपल सी बात है कि उसका पैसा ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी जो करेंसी है वो नीचे जाएगी। सिंपल सा बेसिक है। लेकिन फिक्स्ड वाले में क्या होता है कि दुनिया में चाहे 75 हो चाहे 72 हो, लेकिन हम अपने देश में सिर्फ $1 की जो कीमत है हम वहाँ पर 70 देने वाले हैं, चाहे 75 हो चाहे 80 हो। इस तरह से क्या होता है कि आपने डॉलर की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया और अपने करेंसी को आपने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। लेकिन अभी लेकिन भारत में क्या होता है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का सिस्टम चलता है। अब देखिए भारत में बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट होती हैं, चिप्स हो गई है ना, और दूसरी बात आपको सैनिकों के लिए चीज़ें मंगानी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई सारे आइटम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एसी के लिए कंडेंसर होते हैं, एसी के लिए आपके कंप्रेसर होते हैं, आउटडोर यूनिट जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ आपको इंपोर्ट करनी होती है। इसमें क्या होता है कि डॉलर की जो मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो लगातार घटता जा रहा है, वैल्यू जो आपके पास रुपये की है वो लगातार कम होती जाती है। तो इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा पैसा पे करना हो रहा होता है। अब मैं बात करता हूँ रिप्लाई टू सुशांत सिन्हा वाली। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भारत की जो इकोनॉमी है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि चालू खाता घाटे वाली व्यवस्था है। भारत में हम इंपोर्ट तो ज़्यादा करते हैं लेकिन जब एक्सपोर्ट की बारी आती है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। यानी कि भारत से जो कॉफ़ी है, मसाले हैं, जैसे सामान हैं और जो सर्विसेज हैं, जितना हम उसका निर्यात करते हैं यानी कि जितना हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते हैं। भारत में विदेशी व्यापार हमेशा से नेगेटिव में रहा है। अब आप कहेंगे कि देखिए अभी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, अब जो क्रूड ऑयल की जो डिमांड हमारे भारत के अंदर है वो तो लगातार बढ़ रही है, वहाँ युद्ध हो रहा है लेकिन हमारे यहाँ तो डिमांड तो कम नहीं हुई, डिमांड लगातार बड़ी है। इसलिए कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। कच्चे तेल की जो खरीदारी है पहले से ज़्यादा आपको डॉलर देने पड़ रहे हैं। पहले से ज़्यादा आपको डॉलर देने का मतलब ये होता है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डिक्लाइन यानी कि कम होता जाएगा, विदेशी मुद्रा भंडार से ज़्यादा डॉलर निकल रहा है। इसलिए सरकार कह रही है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से रुपयों की गिरावट का अहम कारण है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये हो जाती है दोस्तों, सुशांत सिन्हा के जितने भी दोस्त हैं, फैंस हैं, कि इस तरह के झटकों को सहने की भी नीतियां होती हैं जो भारत के नीति निर्माता नहीं करते हैं। आप ये देखिए भारत के ट्रेड डेफिसिट कितना है, जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे जाएगा। हम चीज़ों को खरीद बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन हम उनको बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ कुछ हिसाब से नहीं है। ये लगातार मैं आपको चिंताएं लगातार बताता जा रहा हूँ, लगातार चिंताएं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यानी कि अब खुद सोचो ना कि भारत के अंदर कितनी चीज़ें बन रही हैं और भारत में कितनी चीज़ें बन करके आ रही हैं, ये बताइए मुझे आप। आपके पास कोई हिसाब है इसका? मैं आपको हिसाब देता हूँ। कितना ट्रेड डेफिसिट है। अगर भारत अपने सभी रिसोर्सेज को ढंग से इस्तेमाल कर रहा होता ना और आगे लगातार बढ़ता होता तो जो आपका चालू घाटे वाली जो इकोनॉमी है ना वो रहती नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़ा अंतर आता ही नहीं। अरे हमारा जो भारत है अमीर मुल्क तो है नहीं, गरीब मुल्क हैं जहां लोगों के पास ढंग से अपना जीवन जीने के लिए अच्छा खासा पैसा भी नहीं है। वहां पर आप आयात और निर्यात की खुली नीति को अपनाने का मतलब समझ रहे हैं? आप इंपोर्ट को बढ़ावा देना और निर्यात की संभावना को कम करना है। और इस तरह की जब पॉलिसीज आप बनाते हैं इस क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। भारत को चालू घाटे वाली अर्थव्यवस्था में बनाए रखती हैं जहां पर डॉलर के मुकाबले रुपए की जो गिरावट है ना वो लगातार संभावनाएं बनी रहती हैं कि लगातार गिरावटें रहेंगी। डाटा ये है कि अप्रैल से जून के महीने में निर्यात तकरीबन $38 बिलियन के आसपास रहा। अब जो आयात है तकरीबन $63 बिलियन का रहा। इस तरीके से जो आप व्यापारिक घाटा ट्रेड डेफिसिट देख रहे हैं तकरीबन $25 बिलियन का रहा। पिछले साल अप्रैल से जून महीने के मुकाबले इस बार के निर्यात में 22% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि आयात यानी कि इंपोर्ट में 47% की बढ़ोतरी हो रही है। यही सारा मेन कारण है। अगर अप एंड डाउन मार्केट में चलेंगे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे और आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इट्स बेटर नॉट टू कंपेयर आर इकोनॉमी विद देयर इकोनॉमी, है ना। हम यूरोप और वहाँ की बताना शुरू कर देते हैं। इसका भी मैं आपको बताता हूँ। सवाल आपको क्या पूछना चाहिए, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए हमारी पॉलिसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि माहौल ऐसा बना रखा है कि इंपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन जब एक्सपोर्ट करने की बारी आती है तो एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो पाता। यही ट्रेड डेफिसिट दिखाई देता है। और जब रुपया कमजोर होता है ना दोस्त, पता है फिर क्या क्या मार्केट्स होता है, पैसा निकलना शुरू हो जाता है मार्केट के अंदर से, जैसा हो भी रहा है भारत के अंदर। अभी
रुपया कमज़ोर होने की वजह से मुनाफे की उम्मीद कर जो विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार में अपना पैसा लगा रहे थे वो निकाल के चले गए। आगे और भी विदेशी निवेश की जो बिकवाली है वो होगी, इसलिए डॉलर और रुपया का अंतर और ज़्यादा बढ़ेगा। विदेशी निवेश को लेकर के यहाँ पर एक बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि भारत में ज़्यादातर विदेश निवेश वित्तीय पूंजी के तौर पर होता है, यानी कि उनका पैसा ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पर पैसे से पैसा बनाने वाला काम चलता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट, जब भी निवेश करने वाले को लगता है कि उसके निवेश पर कमाई बहुत कम हो रही है, पैसा निकालता चला जाता है और आप इम्पैक्ट पड़ता है। सिंपल ये है कि डॉलर का बढ़ना रुपए का गिरने का मतलब ये है कि हमारे देश में 25,000 से भी जो कम कमाते हैं उनकी आबादी 90% है और वो जो महंगाई है इन पे सबसे ज़्यादा पड़ती है और इन पर मार मारती है। अच्छा, ये सुशांत सिन्हा लास्ट में कहते हैं ना कि सिर्फ भारत का ही रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा, और कमज़ोर हो रहा है तो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो रहा जितना कि यूपीए के टाइम से हो रहा है। सुशांत सिन्हा सर और उनके फैंस, एक बात बताइए मुझे, यूरोप और जापान की इकोनॉमी क्या है? वहाँ पर रोज़गार कितना है? अगर वहाँ महंगाई पर बढ़ती है तो वहाँ पर लोगों पर कितना असर पड़ता है? पर कैपिटा इनकम कितनी है? अगर ये सारी बातें आपको नहीं पता है ना तो सर गूगल कर लीजिए, आप और आपके फैंस। और सुशांत सर, आपको फिर भी एक सलाह मैं देता हूँ, अपनी टीम को थोड़ा बोलिए कि INI न्यूज़ इंडिया को फॉलो कीजिए ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी कम से कम बनी रहे। कम से कम अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए अपनी टीम से बोलिए कि मुझे फॉलो करें। अगर आपको लगता है मैं खुला आपको पत्र दे रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी टीम में शामिल कीजिए। आपकी क्रेडिबिलिटी बनाने की जिम्मेदारी फिर मेरी है। HR का झंझट छोड़िए, मैं और आप बिल्कुल ऐसे संवाद करते हैं और चीज़ों को यहीं फिक्स कर देते हैं। एक तरफा बात और एक तरफा प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता सर। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा आंखें खोलने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।